गुड इवनिंग दोस्तों, आपको नमस्कार। और जैसा कि अपन एसओ के लिए आज क्लास लेके आए हैं आपके लिए, थोड़ा बहुत टाइम मिला है तो प्रयास किया है कि आपके लिए थोड़ा कुछ बता दिया जाए। वैसे आप पढ़ रहे होंगे लगातार और पेपर भी अब जल्दी मतलब हो आएगी, डेट घोषित कर देगी आरपीएससी। तो आज अपन जैसे लास्ट में जो वीडियो था उसमें अपन ने सैम्पलिंग डिस्कस की थी, तो आज अपन क्या सैम्पलिंग को थोड़ा और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सैम्पलिंग अपने एएसओ के लिए या वो एक इंडस्ट्रियल के अंदर जो भर्ती है उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है, चैप्टर है। ठीक है, तो अपन सैम्पलिंग के अंदर आज पढ़ेंगे उसकी टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स यानी मेथड। तो देखो, सैम्पलिंग ज्ञात करने की मुख्यतः दो प्रकार के मेथड है। एक तो होता है रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा होता है नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये दो प्रकार के मेथड होते हैं। ठीक है, अब जो रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें 5 प्रकार की विधि अपने को पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले जो मेथड है वो रहेगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, और दूसरा रहेगा आपके स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। 3 नंबर रहेगा आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। 4 नंबर रहेगा आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और 5 नंबर रहेगा आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसी प्रकार कुछ मेथड है वो है नॉन रैंडम सैम्पलिंग के। तो बेसिक जो है वो आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कौन सी मेथड है वो कौन सी सैम्पलिंग का प्रकार है। तो अपन क्या एक ही प्रकार याद करेंगे, जो बच जाएंगे वो दूसरे प्रकार के हो जाएंगे। जैसे अब 2 प्रकार के मेथड हो गए, रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अब अपन क्या करेंगे कि जो रैंडम सैम्पलिंग है ना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके 5 प्रकार की विधियों को याद कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, फिर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। ठीक है, और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है। ये तो 5 प्रकार की जो मेथड है वो आपको याद रखनी है। ये कौन सी सैम्पलिंग के प्रकार है, ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। और इसके अलावा जैसे कोई आ जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग। जैसे आपके क्वेश्चन में आ जाता है जजमेंट सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। ठीक है, कन्वेंस सैम्पलिंग तो वो भी क्या है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। क्वेटा सैम्पलिंग वो भी क्या है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। और सीक्वेंशियल सैम्पलिंग तो ये भी है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो आज अपन डिस्कस करेंगे सबसे प्रथम जो मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो कौन से प्रकार में आता है, तो ये रैंडम सैम्पलिंग का प्रकार है। ठीक है, तो आज अपन जो अपना टॉपिक में सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। ठीक है, तो आप अंग्रेजी में याद रखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डिस्कस करने से पहले अपन 2 चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं जो कि अपने सिलेबस में जो छोटे टॉपिक है। देखो, एक टॉपिक का नाम तो है सैम्पलिंग यूनिट। ठीक है, और एक टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग फ्रेम। यदि आप सिलेबस देखोगे तो आपको दोनों टॉपिक आपको मिलेंगे सैम्पलिंग के अंदर। सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है और सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। तो देखो, सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है दोस्तों, सैंपल में उपस्थित सभी तत्वों को सैंपलिंग यूनिट कहते हैं जिन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते। यानी सैंपल में उपस्थित सभी तत्वों को, ऑल एलिमेंट, सभी तत्वों को क्या कहते हैं, सैंपल यूनिट कहते हैं जिन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी जिनको हम अलग नहीं कर सकते, वो क्या है, सैंपलिंग यूनिट है। इसी प्रकार एक अपना टॉपिक है सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम किसे कहते हैं, सैंपल को परिभाषित करने के लिए, यानी सैंपल को परिभाषित करने के लिए जो मैपिंग या ढांचा तैयार किया जाता है उसे क्या करते हैं, सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि सैंपल को परिभाषित करने के लिए जो मैपिंग या जो ढांचा तैयार किया जाता है उसे हम सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। और सैंपलिंग यूनिट उसे कहते हैं कि सैंपल में उपस्थित सभी तत्व है जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या है, सैंपल यूनिट है। तो आपको ये थोड़ा सा अपने माइंड में इसको रखना कि सैंपल यूनिट क्या होता है और सैंपलिंग फ्रेम क्यों क्या होता है, क्योंकि अपने ये सीधे सीधे टॉपिक है। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, तो सबसे पहले मैं इसको अपनी भाषा में समझा देता हूँ कि भाई सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती क्या है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, अपन इसमें इसके जो विशेषताएं हैं वो अपन पढ़ लेंगे आगे, और विशेषताओं में से ही क्वेश्चन आता है। लेकिन सबसे पहले अपन को क्या है कि इसको अपनी भाषा में एक बार दिमाग के अंदर एक आउटलाइन खींच लेते हैं कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे ये मान लेते हैं कि एक विश्वविद्यालय है, उसके 200 स्टूडेंट है।
उस पे अपन क्या करना चाहते हैं, एक आईक्यू लेवल, बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें लड़के भी शामिल है और लड़कियां भी शामिल है, उन लड़कों व लड़कियों की अपन क्या करने हैं, आईक्यू लेवल का एक सैंपल लेना चाहते हैं मतलब, ठीक है। तो फिर उस सैंपल के लिए जो अपन मेथड यूज करेंगे या उस टेक्निक के लिए जो अपन जो सैंपलिंग की जो पत्ती यूज करेंगे, वो कौन सी पत्ती यूज करेंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करेंगे। अब देखो इसका यूज क्यों करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपका जो मेरा एग्जांपल है वो यहीं समाप्त करता हूँ एक बार, कि भाई अपने को क्या है कि एक विश्वविद्यालय में 200 स्टूडेंट है, उसमें छात्र भी शामिल है और छात्राएं भी शामिल है। उसका अपने को क्या करना है, आंकड़े एकत्रित करने हैं उनके आईक्यू लेवल से संबंधित, ठीक है। तो अपन उसमें इसके लिए अपने को क्या सैंपल लेना पड़ेगा, 200 स्टूडेंटों के क्या लेंगे कि सैंपल लेंगे, कि भाई इसमें लड़कियों का अलग ग्रुप ले लेंगे और लड़कों का अलग ग्रुप ले लेंगे। तो इसमें अपन कौन सी मेथड यूज करेंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करेंगे। अब इसका ही यूज क्यों करेंगे ये अपन आगे पढ़ेंगे, एक विशेषता आएगी तो मैं आपको इसको पूरा बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए आगे, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग की फर्स्ट जो विशेषता है वो ये है दोस्तों, कि समष्टि की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में चयन की समान संभावना होती है। यानी समष्टि यानी पॉपुलेशन की प्रत्येक इकाई का प्रतिदर्श में यानी सैंपल में चयन की समान संभावना होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी, समान संभावना बनी रहेगी, कौन सा भी चूज किया जा सकता है, ठीक है। 2 नंबर जो विशेषता है, प्रतिदर्श में इकाइयों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से देव या अवसर पर आधारित होती है। यानी अपन जो चूज करेंगे वो किस आधार पे करेंगे, रैंडमली करेंगे, रैंडम आधार पे इसको चूज करेंगे, ठीक है। अब इसकी 3 नंबर विशेषता देखो दोस्तों, पॉपुलेशन साइज इज नॉट लार्ज। तो देखो सिंपल रैंडम सैंपलिंग वहां यूज की जाएगी जहां पॉपुलेशन की साइज है वो मतलब बहुत ज्यादा लार्ज नहीं, यानी लार्ज नहीं होनी चाहिए। पॉपुलेशन साइज इज नॉट लार्ज, जहां पॉपुलेशन की साइज लार्ज होगी वहां यूज नहीं करेंगे, जहां लार्ज नहीं होगी वहां इसको यूज करेंगे। तो पॉपुलेशन साइज इज नॉट लार्ज। 4 नंबर विशेषता देखो दोस्तों, पॉपुलेशन शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा दोस्तों, समरूप हो गया। अब देखो जो मैंने आपको जो सर्वप्रथम जो एग्जांपल बताया था इस टॉपिक को शुरू होने से पहले, उसको इस विशेषता से कोरिलेट करेंगे ना अपन, तो अपने को समझ में आएगा। देखो मैंने ये बताया था कि बीकॉम किसी भी यूनिवर्सिटी के 200 स्टूडेंट है, ठीक है, उसमें क्या है, गर्ल्स भी है और बॉयज भी है। और अपने को क्या करना है, इसका आईक्यू लेवल का, इनके आईक्यू टेस्ट का ये पता लगाना है कि 18 वर्ष की उम्र में बच्चों का आईक्यू लेवल से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हैं अपने को, मतलब सैंपल लेना है। तो इसमें अपन कौन सी विधि यूज करेंगे, होमोजेनियस विधि, इसमें अपन यूज करेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब करेंगे क्यों, क्योंकि ये जो अपन डाटा ले रहे हैं ना आईक्यू के, ये क्या है, होमोजेनियस है। और अपनी विशेषता क्या है कि पॉपुलेशन शुड बी होमोजेनियस, यानी समरूप है। समरूप का मतलब समझ रहे हैं ना आप, होमोजेनियस का मतलब ये हो गया कि भी मतलब 18 साल की उम्र में लड़के व लड़कियों के आईक्यू का एक स्टैंडर्ड है, मतलब उनके आईक्यू का एक स्टैंडर्ड है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसको थोड़ा और ढंग से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये होमोजेनियस है, अब मैं ये कह देता हूं कि 200 स्टूडेंट है, बॉयज है और गर्ल्स है। अब मेरे को इसको क्या करना है कि एज, हाइट का आंकड़ा लेना है। 18 साल की उम्र में इनकी हाइट से संबंधित आंकड़ा लेने हैं। तो अब ये जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस बन गई है। हेट्रोजीनियस क्यों बन गई है, हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया दोस्तों विषम गुणधर्मी। हेट्रोजीनियस इसलिए बन गया कि मतलब लड़के और लड़कियों की जो हाइट है उसमें कुछ मतलब जेनेटिकली मतलब विविधता पाई जाती है। मतलब जैसे लड़कों की हाइट क्या हमेशा थोड़ी ज्यादा होगी और लड़कियों की हाइट क्या हमेशा थोड़ी कम होगी, आपको पता है। तो अब इस पे अपन ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज नहीं कर सकते। यदि उनकी हाइट से संबंधित यदि आंकड़े अपने व्यक्तिगत करने हैं तो फिर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो समष्टि है यानी जो पॉपुलेशन वो हेट्रोजीनियस है, यानी उसमें विविधता हो गई, मतलब हेट्रोजीनियस का मतलब विषम गुणधर्मी हो गए ये। तो फिर अपन इस विधि को यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यदि हम इनका आईक्यू का यदि आंकड़े एकत्रित करने हैं लड़के और लड़कियों की, तो फिर अपन क्या कि ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होमोजेनियस है ये पॉपुलेशन। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि भी इसका यूज क्यों करते हैं अपन सिंपल रैंडम सैंपलिंग का। तो इसकी विशेषता है कि एक तो पॉपुलेशन की साइज है वो लार्ज नहीं होनी चाहिए, दूसरा इसका
रीजन है कि इसमें जो पॉपुलेशन है वो होमोजेनियस होनी चाहिए, तब अपन यूज करेंगे। और तीसरी विशेषता इसमें कि सैंपल शुड बी लार्ज, सैंपल शुड बी लार्ज। देखो पहली विशेषता थी कि भी पॉपुलेशन तो लार्ज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी विशेषता में ये बता रही है कि इसमें सैंपल की साइज लार्ज होती है, ठीक है। तो सैंपल को अपने बड़े स्तर पे लेते हैं, मतलब वर्ग स्तर पे लेते हैं, सैंपल की जो साइज है वो लार्ज रहेगी। लागू ये कहां पे होगी, जहां पॉपुलेशन की साइज लार्ज नहीं है। और पॉपुलेशन किस प्रकार की होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए होमोजेनियस, ठीक है, समरूप। और इसका एग्जांपल ये है कि भी आईक्यू से संबंधित अपन को टेस्ट कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन क्या है, होमोजेनियस है। हेट्रोजेनियस जहां होगी वहां ये लागू नहीं होगा, ठीक है। 6 नंबर सॉरी, टाइम, मनी और मैन पावर की उपलब्धता पर आधारित है ये। इसमें टाइम, मनी और मैन पावर तीनों की आवश्यकता आपको होगी, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग आपको मुख्यतः मूलतः समझ में आ गई होगी कि इसमें मतलब सबसे बड़ी विशेषता तो ये होनी चाहिए। आपको तो क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है दोस्तों कि मतलब कुछ साथी पढ़ते हैं, मतलब पढ़ भी दिया होगा लेकिन उनको ये आइडिया नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछेंगे कि निम्नलिखित में से मतलब सिंपल रैंडम सैंपलिंग में जो पॉपुलेशन यानी जो समष्टि है वो किस प्रकार की होती है। तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, होमोजेनियस है, हेट्रोजेनियस है, इस प्रकार की कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको इस प्रकार से इसको तैयार करना है कि अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग है वो होमोजेनियस है, तो आपका प्रश्न है वो सी हो जाएगा। और इसी प्रकार का प्रश्न पीछे एग्जाम में आया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी पूरी विशेषता हो गई। तो आपको मुख्यतः इसमें जो बातें मैंने बताई इतनी आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, मुख्य बातें यही है। और ये एग्जाम्पल आप याद रखना ताकि यदि इसको दोबारा पढ़ो आप तो आपको पता हो जाएगी भी ये होमोजेनियस क्यों होती है। तो इसमें आईक्यू वाला, इसमें 18 साल की उम्र में दोनों की आईक्यू एक जैसी होती है, समष्टि क्या है वो होमोजेनियस है, समरूप है। अब चलते हैं कुछ आगे। देखो दोस्तों सिंपल रैंडम सैंपलिंग में सैंपल जो होता है ना, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में जो सैंपल होता है ना दोस्तों, उस सैंपल को निकालने की दो प्रकार के मेथड होते हैं। पहला मेथड तो होता है लॉटरी रीति, यानी इसमें क्या करते हैं अपन लॉटरी से अभी रैंडमली निकालते हैं अपन। तो क्या निकालते हैं, रैंडमली निकालते हैं, सडनली निकालते हैं, कोई पहले से दिमाग में कुछ सेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें एक तो लॉटरी विधि होती है। इसमें लॉटरी में क्या होता है कि मतलब एक जैसे कोई मान लीजिए बड़े से मतलब कुछ मतलब डब्बे के अंदर डाल देते हैं अपन, पर्चियां डाल देते हैं, आपने देखी होगी, मतलब उससे एक पर्ची मतलब बाई चांस उठा लेना, ठीक है, वो लॉटरी पत्ती होगी। इसमें लॉटरी पत्ती में ये यूज किया जाता है, तो ये होगी लॉटरी पत्ती। और ये इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, RSM SSB की जो कंप्यूटर के एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में अपन की कौन सी विधियां हैं दो जिससे अपन सैंपल निकालते हैं। तो उसमें एक तो होगी लॉटरी रीति, तो ये लॉटरी रीति ऑप्शन में था, ठीक है। और दूसरी विधि होगी रैंडम टेबल। इसमें क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं रैंडमली। तो ये दो विधि आपको याद रखनी है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में यदि सैंपल निकालेंगे तो उन सैंपल निकालने की दो विधियां हैं, तो लॉटरी रीति है और दूसरी है रैंडम टेबल्स, ठीक है। और ये विधि कहाँ प्रयोग ली जाएगी, ये जो मेथड है उनका प्रयोग तभी किया जाएगा जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो फिनाइट है, यानी परिमित होनी चाहिए आपकी समष्टि, तभी ये विधियों का प्रयोग किया जाएगा। यदि आपकी समष्टि वो अपरिमित है यानी इनफिनाइट है, फिर ये मेथड काम नहीं करेगा। तो आपको ये बेसिकली याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम पढ़ रहे थे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक नंबर ये और दो नंबर ये। सबसे पहले एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले अपन पढ़ी सिंपल रैंडम सैंपलिंग की विशेषता कि ये होती क्या है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में सैंपल निकालने की दो पद्धति है, सैंपल निकालने की दो पद्धति, एक तो लॉटरी पद्धति और दूसरी है रैंडम टेबल्स, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग के भी दो प्रकार है। कौन से प्रकार है, एक तो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, और दूसरा मेथड प्रकार है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसको तो बोलते हैं SRSWR। एस का मतलब हो गया सिंपल, आर का मतलब हो गया रैंडम, एस का मतलब सैंपलिंग, डब्ल्यू का मतलब विथ, आर का मतलब रिप्लेसमेंट। और इसका हो गया, इसमें हमने विदाउट लगा दिया तो WOR आएगा, ये शॉर्ट में सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। देखो इसकी क्या विशेषता होती है दोस्तों, इसकी विशेषता होती है, प्रथम विशेषता देखिए, चुनी गई प्रत्येक इकाई का अगली इकाई में चुनने से पहले प्रतिस्थापित कर दिया जाता है उसे, यानी चुनी गई प्रत्येक इकाई को अगली इकाई में चुनने से पहले उसको
समष्टि में वापस प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता देखो, इकाई के प्रतिदर्श में चुनने की संभावना 1/n होती है। तो ये आपको याद रखना है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट में प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में चुनने की संभावना क्या होती है, 1/n। और इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, जो आके अपन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। लेकिन इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। फॉर्मूला होता है n की घात, कैपिटल N की घात n। n का मतलब होता है, जो कैपिटल N इसका मतलब होता है पॉपुलेशन की साइज। ठीक है, और जो स्मॉल n इसका मतलब हो गया सैंपल की साइज। बड़े वाले n का मतलब तो हो गया पॉपुलेशन की साइज, और छोटे वाले n का मतलब हो गया सैंपल की साइज। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अब देखो, इसी प्रकार अपन विदाउट रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की विशेषता देखो, चुनी गई इकाई को वापस समष्टि में नहीं रखा जाता। चुनी गई इकाई को वापस समष्टि में नहीं रखा जाता। वहां पे क्या कर देते थे अपन, एक इकाई को चुन लिया, यदि मनुष्य अगली इकाई को चुनते हैं तो पहली वाली इकाई को वापस समष्टि में प्रतिस्थापित कर देते थे इसमें विथ रिप्लेसमेंट में। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में अपन प्रतिस्थापित नहीं करेंगे दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता देखो, पहली इकाई के चयन की संभावना क्या होगी, 1/n। इसमें तो प्रत्येक इकाई के चयन की संभावना क्या थी, 1/n। लेकिन इसमें क्या, पहली इकाई जो चूज कर रहे हो ना आप, इसकी तो संभावना रहेगी 1/n। यदि दूसरी इकाई चूज कर रहे हो तो 1/n-1। क्यों? क्योंकि इसमें अपन प्रतिस्थापित नहीं कर रहे हैं। इसमें अपन प्रतिस्थापित नहीं कर रहे हैं तो वो इकाई क्या हो गई, कम हो गई। तो दूसरी इकाई की चुनने की संभावना क्या होगी, 1/n-1। और तीसरी इकाई को चुनने की संभावना क्या हो जाएगी, 1/n-2। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में दूसरी इकाई के चुनने की संभावना क्या होगी, तो 1/n-1। ठीक है, प्रथम इकाई के चुनने की संभावना क्या होगी, 1/n। और विथ रिप्लेसमेंट में प्रत्येक इकाई के चुनने की संभावना क्या होती है, 1/n। और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, NCN। ठीक है, n का मतलब पॉपुलेशन, इसका मतलब सैंपल की साइज। ठीक है, तो आपका ये जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब अपन जो पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट मेथड।